ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद और बात की जा रही है गैर कानूनी तारिकीन वतन के हवाले से, उन अपने प्यारों के हवाले से जो बेहतर मुस्तकबिल की लालच में एक बार फिर झांसे में आए और बैरून मुल्क जाने की लालच में अपने घर को संभालने, पालने, पोसने के नाम पर धोखा खाया और उसके बाद किस किस तरह से जिंदगी गुजारी। ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाई जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन आज कर्ब और तकलीफ के आलम में है। 18 माह की सजा काट रहा है अपने खानदान कबीले से दूर। मकसद ये था कि बैरून मुल्क जाए, वहाँ जाकर एक बेहतर रोजगार कमाए और अपने घर का सहारा बन सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। आज वो एक जेल में पड़ा गल सड़ रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब उसको डिपोर्ट किया जाएगा और अपने प्यारे वतन वापस आएगा, यहाँ आकर एक जिंदगी को दोबारा से शुरू करेगा। तो हमारे साथ कुछ लोग आज मौजूद हैं जो ये तमाम सफ़र काटने के बाद पाकिस्तान आए। इनके चेहरे ब्लर किए जा रहे हैं और साथ में इनके फर्जी नाम रखे जा रहे हैं ताकि आज पाकिस्तान आने के बाद ये अपने घर का, अपने ख़ानदान कबीले का सहारा बन चुके हैं। इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फर्जी नाम है, चेहरा इनका ब्लर कर दिया गया है ताकि वही बात कि इनके लिए कोई मुश्किल ना हो। इशफाक साहब मुझे ये बात बताएं, कितना अरसा पहले आप बाहर गए और किस रास्ते से गए? मैं दिसंबर में गया हूँ, 5 माह वहाँ पे मैं रह के आया और ये रास्ता बड़ा ख़राब है। मैं यहाँ से गया हूँ ईरान का वीज़ा लगवा के गया हूँ। वीज़े से गए आप अपने पास? जी अपने पासपोर्ट वीज़ा लगवा के गया हूँ। पेरिस का कहा गया था मुझे, इस सुहेल जावेद नामी एजेंट है मेरा, पेरिस का कहा गया था, उसने कहा था जी ईरान जाएंगे, ईरान जाके वहाँ से आपका पेरिस का वीज़ा लगाया जाएगा। जबकि हम ईरान गए, वहाँ से हमें ईरानी एजेंटों ने रिसीव किया है और हमें बड़े ही गलत रास्तों से वहाँ से वो लेकर गए हैं कि जो कि पहाड़ों के ऊपर से, जंगलों में से गुजरते 2 रातें गुजार के, 2 दिन गुजार के हमने वो रास्ते, बड़े दुश्वार रास्ते क्रॉस किए हैं। रास्ते में हमने लाशें देखी हैं और बड़ा कुछ ऐसा देखा है कि जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर आपका कोई लाशें जो लोग नहीं जा सकते थे, थक गए हैं, नहीं चल सकते, किसी को चोट लग गई है, तो जो एजेंट आपको रिसीव करता है वो अपनी, उसकी एक गेम होती है, जो बंदे होते हैं उसकी गेम होते हैं, 200-300 बंदा जितना भी उसकी गेम का हिस्सा है। अगर एक बंदा पकड़ा गया तो सारी गेम पकड़ गई। वो उस चक्कर में गेम ना पकड़ी है, उस बंदे को वो खुद मार देते हैं, वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं उसकी ज़िंदगी। और ये हकीकत ऐसे ही है। और खाली हम लड़के नहीं, बहुत सी फैमिलियाँ, बच्चे, अफ़गानी फैमिली, जी ख़वातीन, बच्चे, फैमिलियाँ सारे इसमें शामिल होते हैं और उसमें बड़ा कुछ गलत होता है कि मैं आपको क्या बयान करूँ। आप बात करें, क्या गलत? जी ये इस तरह से है कि अगर रास्ते में जाते हुए जो डंकर, इनको डंकर कहते हैं, ठीक है, अगर इनको कोई लड़की पसंद आ गई है तो इन्होंने उसको मतलब कि गलत तरीके से यूज़ करना है। अगर वो नहीं मानेगी तो उसको मार देना है। उनके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये ईरानी एजेंट है। सुहेल जावेद ने हमें कहा था कि आप वहाँ से पेरिस डायरेक्ट वीज़ा लगवा के जाएंगे। सुहेल जावेद पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी है। उसके पास जो है नेशनलिटी है यूरोप की, ठीक है। वो यहाँ से ऐसे ही लोगों को लेके जाता है 2 नंबर तरीके से, उनसे झूठ बोल के पैसे पहले ले लेता है, ठीक है। मेरे से उसने लिया है 10 लाख रुपया एडवांस और 4 लाख रुपया पेरिस पहुँच के देना था। फिर जब आप ये सारे दुश्वार रास्ते क्रॉस कर, आप 14 लाख में पेरिस? जी 14 लाख में पेरिस जाना है। ये जब आप ये ईरान का रास्ता क्रॉस करके खुशकिस्मती से अगर तुर्की घुस गए हैं तो तुर्की जाके जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पे ये मसले मसाइल हैं कि वहाँ पे सबसे पहले कि आप गए हैं, जाके आपको बड़े ही अजीबो गरीब जगहों पे रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा रहने के अलावा अगर आप किसी के हाथ लग गए हैं तो उसको पता है कि ये पैसे वाली सामी है, तो वो आपको एक साहब का जैसे यहाँ पे किडनैप कर लेते हैं, वहाँ पे ऐसे करते हैं कि पीछे से भी तावान मंगवाते हैं। तावान मंगाने के बाद अगर वो बंदे को आपकी हल्की सी शनाख्त होगी तो वो भी आपको मार देंगे, आपकी लाश घर नहीं आएगी। अपनी शनाख्त पे वो किसी तौर कॉम्प्रोमाइज नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपकी लाश तक घर नहीं आएगी, ठीक है। जो ईरान में मरे पड़े हैं उनकी लाशें भी घर नहीं आई, वहीं पे गल सड़ गए हैं। और ये हमने अपनी आंखों से देखा कि हड्डियों के ढांचे हमने देखे हैं। एक माकू पहाड़ी है, जब आप क्रॉस करते हैं और तुर्की घुसते हैं, वो माकू पहाड़ी है, माकू रास्ता है।
وہ ایک پہاڑی نہیں ہے, وہ کم از کم کو 7-8 پہاڑیاں چڑھنی ہے, اترنی ہے. کتنے دن کا ماکو کا رستہ؟ وہ تقریباً اگر آپ مسلسل چلیں تو 16-17 گھنٹے اگر آپ سٹے کر کے چلیں, کیونکہ جب فیملی ساتھ ہوتی ہیں تیسری تو پھر اس میں آپ کو سٹے کرنا پڑتا ہے. اس سٹے میں آپ کو تقریباً 2 دن 2 راتیں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کھانا پینا کیا ہے؟ کوئی شیڈول نہیں. جو آپ جب آپ ایران سے چلے ہیں, آپ نے پانی کی 3-4 بوتلیں لے لی ہیں, اور وہ وہاں سے پیکنگ میں روٹیاں ملتی ہیں, وہ اچار لے لیا بس. وہ یا چنے ہیں کسی کے پاس, یہی خوراک ہے. اس کے علاوہ نہ کچھ رستے میں ملنا ہے, نہ انہوں نے کچھ دینا ہے. وہی جب ختم ہو گیا تو وہی بھوک پیاس میں ہی آپ نے چلنا ہے. چل لیا, پہنچ. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ ماکو کراس ہو گیا, آپ کراس کر کے آگے ٹرکی پہنچ گئے. ترکی پہ ٹرکی سے آگے جانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ جی آپ جب ایک پوائنٹ پہ جائیں گے ترکش پولیس سے بچ کے, وہاں پہ وہ ان کی آرمی ہے. وہ نہر کا ایک پوائنٹ ہے. وہ نہر تو ہے چھوٹی سی, پر وہاں پہ کافی جانور ہیں, مگرمچھ وغیرہ یہ وہ. تو جب آپ وہ راستہ کراس کرتے ہیں, اگر وہ بھی خوش قسمتی سے اگر آپ نے کراس کر لیا تو پھر آگے آپ کو تقریباً 2 راتیں 3 راتیں وہ یونان کا ایریا جنگلوں میں سے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر ان کا ایک مخصوص شہر ہے, وہ ہے سلونیکی. اگر آپ سلونیکی پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ پکڑے گئے ہیں تو وہ آپ کو جیلوں میں اپنے کیمپوں میں لے جاتے ہیں. اگر آپ سلونیکی سے آدھا کلومیٹر پہلے بھی پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو پکڑنا ہے, پکڑ کے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک جگہ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نہ کھانے کا انتظام, نہ واش روم کوئی صحیح ٹھیک ٹھاک کچھ بھی نہیں. اور انہوں نے پھر آپ کو رات کی تاریکی میں جب دیکھنا ہے کہ ترکش فوج نہیں کھڑی ہوئی اپنے بارڈرز پہ, سائڈ پہ ہے, تو انہوں نے اپنی ایک شپ پہ بٹھانا ہے اور آپ کو کراس کرا دینا, واپس ترکی پھینک دینا ہے. اچھا واپس ترکی بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر ترکی والے جو ہیں پھر وہ وہاں سے ترکی والے آپ کو پکڑ لیتے ہیں, پکڑ کے پھر اپنے پاس رکھتے ہیں 2-4-10 دن 15 دن رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد پھر آپ کو واپس اپنے شہر استنبول پھینک دیتے ہیں. اچھا مجھے یہ چیز بتائیں کہ ایک لمبا دشوار گزار تکلیف دہ غیر قانونی گندا راستہ ہے, گھر کیا بیچ کے گئے تھے, پیسہ کہاں سے لیا؟ جی میں نے اپنے حقیقت بیان کروں گا, اپنی مسز کا زیور سیل کیا ہے, اپنی والدہ کا زیور سیل کیا ہے, گھر میں جو قیمتی اشیاء تھیں وہ سیل کر کے میں نے پیسے جوڑ کے اس سہیل جوید نامی ایجنٹ کو 10 لاکھ روپیہ دیا. 4 لاکھ روپیہ اس نے کہا کہ جب آپ پیرس آئیں گے آپ مجھے کما کے دے دیجیے گا. جبکہ میرے پاس بہت سارے ایسے شواہد ہیں, لوگ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ واقعی ہی یہ ایجنٹ ہے اور اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, وسیع نیٹ ورک ہے. اچھا مجھے سہیل جاوید نامی جو شخص ہے وہ تو اپنے کیے کو انشاءاللہ بھگتے گئی. انشاءاللہ. مجھے یہ بات بتائیں شادی کے کتنا عرصہ بعد آپ گئے تھے؟ میں شادی کے 5 سال بعد گیا ہوں. کتنے بچے تھے؟ میرے 2 بیٹے ہیں. ان کا خیال نہیں آیا کہ اگر میں واپس نہ آیا ان کو میری ضرورت ہوگی, میں غیر موجود ہوں گا تو کیا بنے گا؟ بس میں بہتر مستقبل کے لیے جو ہے یہ راستہ اختیار کیا تھا, پر مجھے یہ نہیں تھا پتہ کہ راستہ کیا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کچھ کیا تھا, ہوا کچھ ہے. وہ جب یہ سارا راستہ کاٹا ہے اور آگے جا کے لوگوں کی باتیں سنی ہیں, جن کے اپنے پیارے ان کے ساتھ تھے, گئے جو راستے میں نہیں پہنچ سکے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا, تو پھر جا کے ہر چیز کی سمجھ آئے کہ یہ کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے, کیا کر بیٹھے ہیں, اور کتنا بڑا ہم اپنی جو ہے لائف کے ساتھ اور اپنا ساتھ نقصان کر بیٹھے ہیں. آج کیا پیغام دینا چاہو گے ان لوگوں کو جو اس ٹائم آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی ایسا سوچ رہا ہے یا کسی ایسے ایجنٹ کے چنگل میں آیا ہوا ہے, اس کے لیے کیا پیغام؟ میرا یہی مشورہ ہے کہ برائے مہربانی پاکستان جیسا, یہ حقیقت بات بیان کروں گا, پاکستان جیسا ملک کوئی بھی نہیں ہے. خرم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور ریسنٹلی ان تمام چیزوں کو کور بھی کر کے آئے ہیں, معروف جرنلسٹ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سر معاملہ کہاں پر ہے. خرم بھائی, کن حالات میں پاکستانی باہر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں جو غیر قانونی راستہ اپنا بیٹھتے ہیں, کیا دیکھ کر آئے ہیں؟ عمران صاحب وہاں پہ بہت خطرناک صورتحال ہے استنبول میں, جو لوگ غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ایسی بہت سی جگہوں میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پہ سینکڑوں لوگ جو ان سے ہے وہ ایک مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو پاکستان سے تو گئے تھے سنہرے مستقبل کی تلاش میں, یورپ جانے کے خواب سجا کے, لیکن وہ استنبول تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. ایسے لوگوں کی کچھ فوٹیجز بھی دیکھی جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر بھی کی اور کچھ ہمیں دیگر ذرائع سے بھی ملی.
छोटे छोटे कमरे हैं, लाशों की तरह वहाँ लोग पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त और वो आगे नहीं जा पा रहे, वो बिल्कुल उनको सेफ होम्स कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे एक छोटे छोटे गालिए में छोटे छोटे कमरे हैं और एक कमरे में 40-40 50-50 लोग जो उनसे मौजूद हैं। ठीक है। और वो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। जो लोग लड़के वहाँ पे सो रहे हैं तो कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई उठेगा तो उसकी जगह पे वो सोएंगे। वहाँ जब जाके मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उनको खुराक भी मुनासिब मैसर नहीं, अगर कोई बीमार हो गया है तो उसको वहाँ पे मेडिसिन मैसर नहीं है। फिर वहाँ पे जो सबसे बड़ा धोखा हो रहा है कि बाज़ पाकिस्तानियों के वहाँ पे गुर्दे निकाल के फ़रोख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके जो लवाहिकीन पाकिस्तान में मौजूद हैं वो उनको मज़ीद पैसे देने की पोजीशन में नहीं होते, तो वो इतने ज़ालिम लोग हैं वहाँ पे जो एजेंट ज़राअत है वो उनके गुर्दे निकाल लेते हैं और वो लोग वहाँ पे किसी को शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल है। खुद इलीगल है वो ना तुर्किश पुलिस को वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी सफारतखाने में शिकायत कर सकते हैं। और इस टाइम लातादाद पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो इस्तांबुल में मौजूद हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना इनको ओन क्यों नहीं करता? पाकिस्तानी सफारत खाना इसलिए ऑन नहीं करता कि ये सब लोग गैर कानूनी तरीके से गए हैं। ठीक है। और इसमें दो तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। एक तो तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए कोयटा से ईरान दाखिल होते हैं, ईरान से फिर वो आगे इस्तांबुल तक पहुंचते हैं। दूसरा आजकल जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया हुआ है कि ईरान का वीज़ा हासिल किया जाता है, ईरान से फिर वो इस्तांबुल दाखिल होते हैं और फिर इस्तांबुल से आगे ग्रीस यूनान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अब वो एक बहुत कठिन मरला है, यूनान तक पहुंचने के लिए उन्हें कई माह जो है वो इस्तांबुल में रहना पड़ता है। फिर गुर्दा बेचा और अपने पेट की आग, अपनी हवस बुझा ली गई। हमारे साथ इस वक्त एक और साहब मौजूद हैं, इनका चेहरा भी ब्लर है और नाम मोहम्मद असलम है जो कि फर्जी है। असलम भाई क्या करते रहे, कहाँ चले गए, कैसे ये ख्वारी कैसे क्यों काट ली? पाकिस्तान में क्या सुकून नहीं था, क्या मसला था? देखिए जहाँ से मैं आ गए हैं ठीक है, मैं यूरोप जाना था, एक ख्वाहिश थी जो पूरी ना हो सकी। बहरहाल इसमें हमारा वो पैसों का नुकसान किया मैंने, अपने जान भी जाते जाते बार बार बची है। ठीक है। तो बहुत पूरी हो गई फिर? हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से ख्वाहिश पूरी हुई है हमारी, घर वालों की ख्वाहिश। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। कोई अफसोस, कोई परेशानी? देखें ये बहुत अफसोस की बात है जो हमारे साथ हो रहा है। पता है कुछ किया था, हुआ कुछ है। मैंने तो डायरेक्ट जाना था यूरोप, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा था जी आपका वीज़ा लगेगा, ईरान से लगेगा, ठीक है। तो ईरान से वीज़ा नहीं, उन्होंने हमें टंकी लगवाया है। अच्छा। तो बहरहाल पैसों का भी नुकसान किया, अपना नुकसान किया है। मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ जी। वहाँ पर जब इस मुश्किल में फंसे हुए थे उनकी याद नहीं आई कभी? उनकी याद कभी गई ही नहीं थी। बहरहाल इस तरह का प्लान ही नहीं था, ज्यादती हो। हाँ, जिस तरह का प्रोग्राम ही नहीं था कैसे होगा आगे। ठीक है। हमें पता ही नहीं। कहाँ गए, कहाँ फंसे रहे, कैसे वो दिन गुजारे, कुछ शेयर करें हमारे साथ। पहाड़ी रास्ते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कई दिन पैदल गुजरते हैं, ठीक है। उसके अलावा जंगल हैं, ये इन्हीं रास्तों से आपने जाना आगे, और रास्ते नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा खाना पीना कुछ नहीं है, किसी किस्म का कोई हालात नहीं है वहाँ पे। यानी कि आप बेजारो मददगार हैं, एक फंस गए हुए हैं जिसमें आपका कोई हल नहीं है। ऊपर अल्लाह और नीचे अल्लाह के बनाए। हाँ जी बिल्कुल, हल कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, कितना पैसा लगा, पैसा कहाँ से आया, इन एजेंटों का पेट कैसे भरा, क्या? 12 लाख रुपए के करीब मैंने दिया हुआ इसमें। ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों से लिया था। अच्छा। हाँ जी। घर वालों ने दिया था? जी। घर वाले क्या समझ रहे थे कि कौन सा किला फतह करने जा रहे हैं? उनको तो यही पता था कि ठीक है बाहर जा रहा है, यूरोप जाएगा, अच्छे पैसे आए कमाएगा, मुस्तकबिल बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। तो उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया जो मैंने बड़ा जिद करके पैसे लिए थे। आपने इन साहब की बात भी सुनी। ये कहानी किसी एक शख्स, फर्द, खानदान या कबीले की हरगिज नहीं है, ना ही ये मामला शहर लाहौर का सिर्फ है। ये लाहौर के साथ साथ पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान का मसला है कि आज पाकिस्तानी अवाम अपने ही भाइयों के हाथों किस तरह बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर जाने के बाद जलीलो ख्वार और रुसवाई काट रही हैं। ये पाकिस्तान के शहरी ही हैं जो पाकिस्तान के चेहरे को
बैरूनी दुनिया के सामने मस्क करके पेश करते हैं। आज टीम लाहौर पूछता है कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि आपको आगाह किया जाए, आपको होश दिलाया जाए कि खुदारा अपने आप को, अपने ख़ानदान, कबीले को सिर्फ बेहतरीन मुस्तकबिल के सुनहरे झूठे ख्वाब की भेंट मत चढ़ाएं। किसी तौर ऐसा कोई फैसला ना करें जो आने वाले दिनों में आपके ख़ानदान, कबीले को इस नहज पर ले जाए कि वो ये समझते रहें कि मेरा बेटा यूरोप जा रहा है या यूरोप पहुंच चुका है, और उनको मालूम नहीं कि वो ईरान या टर्की या ग्रीस के किसी बॉर्डर पर किसी गोली का निशाना बन गया है, या किसी मगरमच्छ के पेट की भूख मिटाने के लिए खुराक का काम कर चुका है। साल हा साल गुजर जाते हैं, ख़ानदान, कबीले इंतज़ार में बैठते हैं, लेकिन पूछने वाला, बताने वाला मसीहा कहीं से नहीं आता। अगली ब्रेक में हम आपको FIA के ज़िम्मेदारान से भी मिलवाएंगे जिनकी ज़िम्मेदारी थी इन तमाम मामला